हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, मेरा नाम है विवेक मौर्य और हम लोग आज इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्याय 3 वैदिक युग यानी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृत का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इससे पहले इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने दो चैप्टर को कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर था प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन किया। मित्रों, इसके बाद हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता का अध्ययन किया। ठीक है, आइए देर न करते शुरू करते हैं। वैदिक युग एक ग्रामीण संस्कृति। मित्रों, पहले तो ये समझते हैं कि इसको वैदिक युग क्यों कहा जाता है। वैदिक युग कहे जाने का रीजन क्या है? वैदिक युग या वैदिक संस्कृत या वैदिक सभ्यता। मित्रों, जिस काल के इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है उसे वैदिक युग कहते हैं। तो इसके बारे में एक आप कथन नोट करिए। जिस युग जिस युग के बारे में जानकारी जानकारी वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। किससे? वैदिक साहित्यों से। वैदिक साहित्यों से वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। उस युग को, उस काल को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। मित्रों, चूंकि इस युग के इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्यों से प्राप्त हुई है, इसलिए इस युग को वैदिक युग कहकर पुकारा जाता है। दूसरा तथ्य तो ये भी बन सकता मित्रों, इस काल में कैसे वैदिक युग के इस काल में वेदों की रचना की गई थी, अतः इसे वैदिक युग कहते हैं। इसी वैदिक युग में वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना। मित्रों, वेदों की रचना की गई थी, इसलिए इस युग को वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक युग के निर्माता निर्माता कौन थे? आर्य। कौन थे मित्रों? आर्य लोग थे। अब हम देखते हैं आर्यों के बारे में। मित्रों, वेदों को पढ़ने से पहले आर्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम वैदिक युग में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, आर्य, ये जो शब्द है आर्य, यहाँ से खूब प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। मित्रों, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन कुलीन या उच्च कुल में जन्मा। ठीक है, कुलीन श्रेष्ठ या कुलीन होता है या सभ्य होता है। ठीक है, सभ्य। श्रेष्ठ का तात्पर्य ही है कुलीन और सभ्य। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट बात मित्रों, आरंभिक जानकारी। सबसे पहले आर्यों के बारे में जानकारी कौन देता है? तो आरंभिक जानकारी यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्यों के बारे में आरंभिक जानकारी कौन देता, तो ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद ही इसकी जानकारी देता है। ऋग्वेद वेदों के संकलनकर्ता महर्षि के द्वैपायन वेद व्यास हैं। सारी बातें हम बाद में देखेंगे, परंतु पहले एक कुछ पॉइंट हम समझते हैं कि आर्यों के बारे में आरंभिक जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यदि मित्रों आपसे ये पूछ लिया जाए, मुख्य व्यवसाय व्यवसाय इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, आजीविका का साधन क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन था। क्या था मित्रों? कृषि एवं पशुपालन। आर्यों के, देखिए, आर्य का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। और आर्यों का जो विस्तार हुआ
भारतीय उपमहाद्वीप में जो विस्तार हुआ और इसके बाहर के जो क्षेत्रों को अगर मिलाकर देखा जाए तो इनके विस्तार के बारे में कुछ यूं क्षेत्र निकल के आते हैं। तो इनका विस्तार, आर्यों का विस्तार, ठीक है मित्रों, आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, सिंध प्रांत, लिख लें आप, नोट कर लीजिएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मित्रों पंजाब, और सतलज से लेकर यमुना तक के क्षेत्र, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र, यमुना तक का क्षेत्र, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र क्या है? आर्यों का विस्तार। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्यों का निवास स्थान। जो भारत के इतिहास के बारे में, अब देखो हमारा रुख भारतीय इतिहास की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो भारत में इनका निवास, अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में इनका निवास, इनका निवास, तो मित्रों एक ही बात है कि सप्त संधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र इनका निवास था, सप्त सैंधव क्षेत्र। अब मित्रों सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदियों के तटीय क्षेत्र आते हैं? तो मित्रों सिंधु, एक तो है सिंधु, सतुद्री, सतुद्री का तात्पर्य है सतलज, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मित्रों सतलज, और सरस्वती, कौन सी नदी? सरस्वती नदी मित्रों, और इसके बाद बिपाशा का तात्पर्य है ब्यास, बिपाशा का तात्पर्य है ब्यास नदी, ब्यास नदी के तट के क्षेत्र, और बितस्ता, बितस्ता का तात्पर्य झेलम। मित्रों पेशेंस बनाए रखे, बितस्ता का संग्राम भी आएगा 326 ईसा पूर्व का। ठीक है, बितस्ता क्या तात्पर्य? आपका झेलम नदी, और पुरसैडी नदी, पुरसैडी, पुरसैडी का तात्पर्य मित्रों रावी नदी है। क्या है? रावी नदी, हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको रावी नदी। और उसके बाद अस्किनी, अस्किनी का मतलब है चिनाब, अस्किनी का तात्पर्य चिनाब। इनके देखिए भारत में जो इनका निवास आया तो सिंधु, ठीक है, सतुद्री मतलब सतलज, सरस्वती, बिपाशा मतलब ब्यास, बितस्ता तात्पर्य झेलम, पुरसैडी का तात्पर्य रावी, और अस्किनी का तात्पर्य चिनाब। ये देखिए सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाए और 7 नदियों के क्षेत्र कहलाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, मित्रों 7 नदियों के क्षेत्र के तटीय क्षेत्र आर्यों का मुख्य निवास का स्थान बना जब भारत में इनकी एंट्री होगी तब। ठीक है, अब इनकी सामाजिक स्थिति देखते हैं। आर्यों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक शॉर्ट रिव्यू में यदि बातें किया जाए तो एक ऐसे थे, एक ग्रामीण थे। ठीक है, सामाजिक स्थिति आर्य छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे, आर्य छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे, कबीलों में विभक्त थे, आर्य छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ठीक है मित्रों, और इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी, 5 भागों में विभाजित थी, जिसमें क्या था? कुल था, ग्राम था, विष था, कुल, ग्राम, विष और जन और राष्ट्र था, जन एवं राष्ट्र।
ठीक है मित्रों, और छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। और देखिए इनकी प्रशासनिक इकाई कुल 5 भागों में विभाजित थी, जैसे कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट बातें हम देखते हैं, आप इसे नोट कर लें कि आर्य के बारे में और जानकारी हम रखते हैं। देखिए ग्राम के मुखिया को, जैसे मैंने बताया कि कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र में विभाजित था, तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था मित्रों। क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। नेक्स्ट, अगर विस का प्रधान, विस का प्रधान मित्रों विस्पति कहलाता था, विस्पति कहलाता था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक क्या? राजन, यानी राजा, राजन कहा जाता था। मित्रों आर्यों के समय में, ठीक है, प्रारंभ में यहाँ राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो हम इस बात को नोट करते हैं, राज्याधिकारी, राज्याधिकारी एवं पुरोहित, एवं पुरोहित, देखिए इनका स्थान क्या था? श्रेष्ठ था, इसलिए इन्हें प्रमुख मानते हैं। ये क्या थे? प्रमुख थे। राज्याधिकारी, पुरोहित, ठीक है, और राज्याधिकारियों में क्या है? पुरोहित, और एक बात और है, सेनानी। राज्याधिकारी है सेनानी, इसका तात्पर्य, हमारे बताने का तात्पर्य था, राज्याधिकारी में सेनानी एवं पुरोहित क्या है? प्रमुख माने जाते थे। ठीक। नेक्स्ट है सूत, रथकार एवं कम्मादी। मित्रों ध्यान दीजिए, सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रत्नी किसे कहा जाता है? रत्नी, तो इसका तात्पर्य है सूत, रथकार, ठीक है मित्रों, सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी, कम्मादी नामक ये अधिकारी, अधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। ये अधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नी कहे जाते थे मित्रों। और दुर्ग को, दुर्गपति को, देखे दुर्ग को सेवाएं प्रदान करने के लिए या विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए दुर्गपति होता था। और दुर्गपति को उस समय आर्यों के समय में, शासनकाल में क्या कहा जाता? पुरुप कहा जाता था। हम बातें नोट करेंगे, दुर्गपति को, दुर्गपति को पुरुप कहा जाता था। पुरप, ठीक है मित्रों, क्या पुरुप नहीं बल्कि पुरप कहा जाता था। और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या? जनता की गतिविधियों, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को वाजपति कहा जाता था। क्या? वाजपति कहा जाता था। क्या नाम कहा जाता था मित्रों? वाजपति, वाजपति नहीं बल्कि क्या है? अस्पस, अस्पस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्पस कहा जाता था। नेक्स्ट मित्रों, गोचर भूमि के अधिकारी को, गोचर यानी गाय के चारागाह से संबंधित क्षेत्र की देखरेख करने के लिए, यानी गोचर भूमि अधिकारी, अधिकारी, गोचर भूमि अधिकारी को मित्रों वाजपति कहा जाता था। वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? वाजपति कहा जाता था। और अपराधियों को पकड़ने वाले कर्मचारी को, यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा कि साम्राज्य में
जो अनैतिक काम करते थे, कौन? अपराधी। और उनको पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहा जाता था। तो अपराधियों, आप लिखेंगे अपराधियों को पकड़ने वाले, पकड़ने वाले अधिकारी, अधिकारी को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? उग्र कहा जाता था। ठीक है। और सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली दो मुख्य संस्थाएं थी। हम बातें नोट करेंगे। सभा एवं समिति, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। राजा को सलाह देने वाली, सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। क्या थी? संस्थाएं थी। ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों, समिति जो है ये सामान्य लोगों का, कैसा? सामान्य लोगों का तात्पर्य सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। समिति सामान्य जनता का, किसका? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। और सभा जो था ये संभ्रांत श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था थी। तो सभा संभ्रांत, संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों की संस्था, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ठीक है मित्रों, ये आर्यों के बारे में ये जानकारी अभी बता रहे हैं आपको। अभी हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम करेंगे। आइए मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल, कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य कहाँ के निवासी थे, इस मत में कभी भी सब लोग की विचारधारा एक नहीं है। सभी के मतलब यहाँ विद्वानों की विचारधारा में मतभेद है। आइए देखते हैं किसने कहाँ का मूल निवासी इनको बताया है। मित्रों अब हम देखते हैं आर्यों का निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान। आर्यों के निवास स्थान के बारे में विचारों का मतभेद है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार, पहला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त भी है। प्रोफेसर मैक्स मूलर, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के, मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे, मैक्स मूलर महोदय ने बताया। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार, डॉक्टर, ये इतिहासकार है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र के निवासी थे। इनको यहीं के निवासी बता दिया, सप्त सैंधव क्षेत्र के निवासी थे आर्य। और सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी नदी आती है मित्रों? 7 नदी आती है। कौन कौन सी नदी आती है मित्रों? सिंधु, सरस्वती, सतुद्री अर्थात सतलज, बिपाशा अर्थात ब्यास, बितस्ता अर्थात झेलम, पुरसैडी अर्थात राबी, अस्किनी अर्थात चिनाब।
मित्रों इन्हीं के तटीय क्षेत्रों का आर्यों का निवास बताया। कौन? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। चलिए नेक्स्ट, हर विचारधारा का सम्मान है। तो नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमको नंबर अचीव करने के लिए इसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मित्रों? तिब्बत के। तो इस बात को नोट कर लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला विचारधारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के? तिब्बत के निवासी थे। नेक्स्ट मित्रों, प्रोफेसर पेंका के अनुसार, अगली पॉइंट है, प्रोफेसर पेंका के अनुसार आर्य जर्मनी के मैदानी भागों, जर्मनी के मैदानी भागों के निवासी थे। कौन? आर्य। को किसने कहा? पेंका के। और नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के निवासी थे। तो इस बात को भी नोट करेंगे मित्रों, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार, गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य मित्रों दक्षिणी रूस के निवासी थे। दक्षिणी रूस के निवासी थे। कौन? आर्य। ठीक है मित्रों, ये तो रही आर्यों के बारे में। एक बात और है, युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा ही करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं कोई सेनापति वगैरह कुछ आपको उत्तर देना है, तो युद्ध में हम इस बात को नोट में लिख देते हैं, युद्ध में कबीलों का नेतृत्व, कबीलों, आर्यों के कबीलों का नेतृत्व कौन करता था मित्रों? राजा करते थे। कौन? राजा। राजा करता था। ठीक है मित्रों, अब हम बातें, ये तो रही आर्यों के बारे में कुछ विशेष बातें। अब हम देखते हैं वैदिक काल का समय एवं उसका विभाजन। वैदिक काल का समय एवं विभाजन। देखिए, वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। कब? 1500 बीसी। बीसी का तात्पर्य यहाँ मित्रों बिफोर क्राइस्ट से 600 ईसा पूर्व बीसी तक है। और इसका विभाजन दो भागों में, ये हमारा ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से 1000 बीसी तक। ठीक है, और जबकि बी नंबर पे है दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय मित्रों 1000 ईसा पूर्व बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत है, इसमें जो रचना की गई, देखिए वेद कितने हैं? 4 हैं।
तो 4 वेद में ऋग्वैदिक काल का जो वेद है, इसमें जो रचना की गई है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋग्वेद हमारा ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो स्रोत है वो यजुर्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट मित्रों, ऋग्वैदिक काल में नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। नेक्स्ट, संबंधित वेद हमने लिख दिया, ऋग्वेद है। नेक्स्ट, परिवार का आधार क्या था? देखिए, समाज का परिवार का आधार ना करके बल्कि परिवार का प्रकार कैसा था? तो पितृसत्तात्मक प्रकार, पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और नेक्स्ट, रोजगार की अगर बात करें, ठीक है मित्रों, व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय क्या होने वाला? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट, अगर बात करें कि समाज का आधार क्या था, तो परिवार था। समाज का आधार, समाज कैसा था? समाज का आधार था परिवार। ठीक है, परिवार था। नेक्स्ट मित्रों, अब हम एक एक चीजें ऐसे देखते हैं कि वेद एवं उनके प्रकार तथा उनकी व्याख्या। मित्रों, अगली जो हेडिंग है कि वेद एवं उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में चर्चा हम करेंगे। आप इसे नोट कर लें, लेकिन इस वीडियो में मात्र इतना ही। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े भाग में पढ़ेंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जैसा भी लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।